Hello students, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो साथियों, जितने भी इस वीडियो में टॉप 10 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। और जितने भी इसमें 10 प्रश्न हैं साथियों, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ज़बरदस्त तरीके से इनको आपको समझाऊंगा। और ये टॉप 10 प्रश्न हैं और भी धमाकेदार आपको बहुत सारी वीडियो मानव शरीर संबंधी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, पहले इस वीडियो को देखिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठेगा, प्रश्नों को नोट करिएगा क्योंकि ये ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धुआं प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ये लुसेंट जो जीके की बुक है साइंस की, उससे लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि जो बीसीजी का टीका है, नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कितने दिन के भीतर यह टीका लग जाना चाहिए। 6 महीना, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या फिर 48 दिन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म के तुरंत बाद ही ये बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। दोबारा सुनिएगा, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और ये जो टीका है यह फ्रेंड्स तपेदिक बीमारी होते हैं या फिर जो क्षय रोग होते हैं उनके बचाव से लिए, अच्छा उनसे बचाव के लिए शिशु के जन्म के अर्थात बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ये जो टीका है ये शिशु के जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जन्म के बाद जितनी अवधि बीत जाएगी अर्थात जितनी देर में ये टीका लगाया जाएगा या जितना समय बीतता जाएगा या जितनी देरी से लगाया जाएगा, उतना ही इस टीके की प्रभाविता जो इफेक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। अर्थात जितना जल्दी लगेगा उतना ही बेहतर है। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो बीसीजी का टीका है जन्म के तुरंत बाद ही अस्पताल में ही बच्चे को दे दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और इस टीके की खोज किसने की थी? तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस टीके की खोज किसने की? तो इसका नाम है यूरिन कॉलमेट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के की मदद से ही हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का है वह जमता है। और ध्यान से सुनिएगा, जो विटामिन के है यह जिगर में क्या करता है? प्रोथाम्बिन नाम का एक पदार्थ के बनने में या निर्माण में भाग लेता है। और इसलिए जब चोट लग जाती है अर्थात यह चोट लगने पर रक्त के थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात चोट लगता है, जब खून बहता है तो उसके बाद जो रक्त का थक्का जमता है उसके जमने में यह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कौन सा? विटामिन के। इसलिए फ्रेंड्स, रक्त स्राव रोधी पदार्थ भी इसे कहते हैं। क्या? रक्त स्राव रोधी पदार्थ अर्थात खून को बहने से रोकने वाला एक पदार्थ, इस नाम से भी इसे जानते हैं। और अक्सर देखा जाए तो हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडे की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है विटामिन के। और एक बात और सुनिएगा ध्यान से, जो आंत के जीवाणु होते हैं, आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा बस कि जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है वह किस विटामिन की वजह से जमता है? विटामिन के की वजह से जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कॉच या फिर एडवर्ड जेनर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क। जॉन साल्क ने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। और कब की थी आपसे पूछ सकते हैं? 1954 में जॉन साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी या फिर इसका इजाद किया था। और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? यूएसए अर्थात अमेरिका के रहने वाले थे। कौन? जॉन साल्क। और यदि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए तो इसने 1929 इसमें पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन के, और ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए, और जो टीबी बैक्टीरिया की खोज है वो की थी रॉबर्ट कॉच ने। किसने? रॉबर्ट कॉच ने खोज की थी टीबी बैक्टीरिया की। और एडवर्ड जेनर की बात की जाए तो इसने 1796 ईस्वी में चेचक का टीके का पता लगाया था, अर्थात चेचक के टीके की खोज की थी 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने। और ये भी कहाँ के थे? ये भी आपके यूके अर्थात ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को बस आप ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं भले ही आपको प्रश्न कम दूंगा लेकिन प्रश्न आपको वे दूंगा तो दमदार होंगे और एग्जाम हॉल में
तो फ्रेंड्स ये धुआं धुआं करने वाले होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका हमारे बॉडी में काम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आपके विकल्प हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, या फिर रक्त का थक्का बनने से रोकना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो ये शरीर में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और शरीर में इनकी मात्रा लगभग कितना, 20 से 30 हजार के बीच में होती है। 20 से 30 हजार के बीच में इनकी संख्या होती है हमारे शरीर में। और ये रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जो रोग वाले अणु होते हैं, अर्थात जो रोगाणु होते हैं जिनसे हमें बीमारी होती है या जो जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, तो ये उनसे लड़ता है और उनको पहले तो शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और यदि शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो उनसे लड़ता भी है। अर्थात ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है या उसे उसमें वृद्धि करता है। तो याद रखिएगा, बस इतना सा है इसका कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, धारण करता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और संख्या होती है इनके 20 से 30 हजार के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातोत्पाद, जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं, यह रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित महिलाओं में, बूढ़ी महिलाएं में, या फिर जवान महिलाओं में, या जवान पुरुष और महिलाओं में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवान महिलाओं में होता है ये रोग। कौन सा? वातोत्पाद, जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। और ये सामान्यतः देखा जाए तो उन महिलाओं को होता है जो युवावस्था में होते हैं, जो जवान होती हैं। और इनमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती है, जो शादीशुदा नहीं होती है, उनमें अधिकतर ये रोग देखने को मिलता है, हिस्टीरिया नाम का, जिसे हम वातोत्पाद भी कहते हैं। और विवाह के पश्चात यह रोग देखा जाए तो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। बस इतना याद रखेगा कि जवान महिला या फिर युवावस्था में जो महिलाएं होती है उनको ये अधिकतर रोग होता है, वातोत्पाद या फिर हिस्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, या फिर कोशिका केंद्रक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, देखिए जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका इनमें क्या अंतर है आपसे पूछा गया है, या फिर किस प्रकार से दोनों भिन्न हैं। तो देखिए पहला कारण तो क्या है, पादप कोशिका जो होती है अर्थात जो पौधों की कोशिका होती है उसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। किसकी? जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें ऐसी कोई भी भित्ति या फिर सेल्यूलोज नहीं होता, लेकिन पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। और दूसरा कारण है कि जो पादप कोशिका है इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट और बड़ी बड़ी रस धमनियां होती हैं, जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें इनका अभाव होता है। किसका? क्लोरोप्लास्ट और बड़ी बड़ी रस धमनियों का अभाव होता है आपकी जंतु कोशिकाओं में, लेकिन पादप कोशिका में ये होती है। तो ये दो बड़े कारण हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? न जाने कितनी बार मैंने पूछा भी है और बताया भी है, और आपको शायद मालूम भी होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो आप अक्सर जो है अपना ब्लड प्रेशर नपवाने के जाते हैं डॉक्टर के पास में, और आपने उसके पास एक यंत्र देखा होगा। उस यंत्र का नाम क्या है फ्रेंड्स? बताइएगा फटाफट से कमेंट करके, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो चलिए पहले इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 120 और 80, अर्थात अधिकतम 120 और न्यूनतम 80, अर्थात इसके ये आपके जो है इतना होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप एक स्वस्थ मनुष्य का। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो धमनियां होती हैं उनमें रक्त पंप करता है, और तो फिर इस रक्त का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो धमनियों की वॉल पर पड़ता है, दीवार पर पड़ता है, और इस दबाव को ही धमनी दबाव या फिर रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसे सबसे पहले जो हेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, कौन से? हेल्स, जो हेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसने घोड़ों में नापा था। इसे किसे? घोड़ों में नापा था ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को। और मनुष्य में जो अंकुचन और विस्तारण होता है, अर्थात जो सिकुड़न और फैलाव होता है, वो कितना होना चाहिए? अधिकतर 120 होना चाहिए फैलाव, और जो होना चाहिए न्यूनतम 80 Hg होना चाहिए। कितना? 80 Hg। इसको Hg में नापते हैं। चलिए, और फ्रेंड्स आपने देखा होगा एक जो डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है, तो वो कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। उस यंत्र की मदद से इसको मापते हैं। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर की मदद से नापते हैं आपके रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए साथियों, सभी प्रश्न आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने प्रश्नों का लेवल देख भी लिया होगा, चेक भी कर लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें यदि आपको ऐसी ही और दमदार धुआं करने वाली वीडियो चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर आमाशय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। जो मानव शरीर में, हमारे शरीर में जो पाचन का अधिकांश, जो भोजन पचता है तो उसका जो अधिकांश भाग है, अर्थात पचने का जो अधिकांश भाग है, वो पूछा गया कि किस अंग में पूरा होता है, संपन्न होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है आपका छोटी आंत में। तो देखिए दोबारा सुनिएगा, तो भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वह आप जानते हैं कहां से शुरू होती है? हमारे मुख से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। और इसके बाद भोजन कहां? आमाशय में जाता है। और आमाशय में आप जानते हैं कि जठर रस नाम का एक पदार्थ निकलता है, एक स्राव होता है उसका, किसका? जठर। एक जठर रस की उत्पत्ति होती है। और यकृत अर्थात लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, अम्लीय नहीं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वह भोजन को अम्लीय बनाता है या क्षारीय बनाता है? तो फ्रेंड्स वह बनाता है, उसको क्षारीय बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो भोजन होता है वो छोटी आंत में जाता है और यही भोजन के पचन की क्रिया जो है पूरी होती है, पूर्ण होती है। तो कहा जाए तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो किसमें? छोटी आंत में ही पूरा होता है, संपन्न होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप एक फटाफट से लाइक करिएगा, एक थम्स अप दिखाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44 या फिर 42? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46 या फिर कह लीजिए 23 जोड़ी। तो याद रखिएगा, यहाँ जो पेयर है 23 पेयर, 23 पेयर या फिर 46 टोटल। कितना? 46 क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र। देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, आपको मालूम है, मैंने बता दिया। और मनुष्य क्या है? एक लिंगी जीव है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और जो हर इंसान को अर्थात प्रत्येक संतान को, हर संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। दोबारा सुनिएगा कि मनुष्य क्या है? एक लिंगी जीव है और जो प्रत्येक संतान होती है, जो प्रत्येक शिशु होता है, उसको समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु तो मिलता है माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा, किससे? पुरुष से मिलता है, पिता से, अर्थात पिता से मिलता है शुक्राणु के द्वारा और माता से मिलता है अंडाणु के द्वारा। एक जोड़ी या प्रत्येक जोड़ी कह लीजिए, ठीक है, मिलता है, प्राप्त होता है। और जो शुक्र जनन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। कौन कौन से? आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी अर्थात 23वीं जोड़ी का जो एक्स गुणसूत्र है वो जाता है, अर्थात 22 प्लस क्या हो जाएगा? उसमें एक्स हो जाएगा, 22 प्लस एक्स। और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी वाई गुणसूत्र जाता है, अर्थात 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई जाता है। और जो महिलाएं होती है, नारियां होती है, या जो स्त्रियां होती है, उनमें एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स। तो याद रखिएगा, ये जो है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाले जो है अंडाणु पाए जाते हैं किसमें? महिलाओं में, और ये पुरुषों में। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये घुमा फिराकर कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, यहां से आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं अकेले प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? आपसे पूछा गया कि नहीं पचा पाता कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से? बकरी, गाय, हाथी या फिर सुअर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता। और जो घोड़ा होता है, घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, कब? 1991 में, कि घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को पचा पाता है या नहीं पचा पाता है? तो फ्रेंड्स घोड़ा किसी भी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता, जबकि जो सुअर होता है वो किसी भी रेशे वाली खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता, खाने वाली चीज़ों को नहीं पचा पाता। और सुअरों की जो शारीरिक संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि उनकी रेशे की जो पाचन शक्ति होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। और जो बकरी और गाय हैं, बकरी गाय एक ऐसे जानवर हैं जो रेशे और गैर रेशे अर्थात रेशे वाली चीज़ें और गैर रेशे वाली चीज़ें दोनों खाद्य पदार्थों को यह पचाने में सक्षम होते हैं। और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं रेशों का पाचन अच्छी तरह कर लेते हैं, जबकि सुअर जुगाली नहीं करता,
इसलिए रेशों का पाचन भी यह नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर सुअर। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज का ये क्विज है छोटा सा, वो आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कमेंट करके यदि आपको मालूम है कि केंद्रीय औषधीय शोध संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है। दिल्ली, शिमला, लखनऊ या फिर हैदराबाद। जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि आप इसका आंसर दे पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, इस संस्थान के बारे में, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, लाइक करना है यदि अच्छी लगी है तो, और अपने सभी साथियों में ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। या यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करिए, जरूर बताना है। और फ्रेंड्स जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धमाकेदार धुआं करने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।